समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। आतंक का होगा हिसाब, मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी कायराना हमले में जहां नाम धर्म पूछकर 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस जघन्य कृत्य ने दुनिया को हैरत में डाला। मरने वाले लोगों में लगभग सभी सैलानी थे, मासूम सैलानी जो इस मशहूर पर्यटन स्थल पर सिर्फ घूमने आए थे, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आए थे। आतंकियों ने बच्चों के सामने उनके पिताओं को, पत्नियों के सामने उनके पतियों को गोली मारी। घटनास्थल से दहला देने वाली जो तस्वीरें और वीडियोस हैं वो पूरी दुनिया ने देखे और इसके लिए आतंक के नासूर की चौतरफा आलोचना हो रही है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट ने ली। प्रॉक्सी संगठन है लश्कर ए तौयबा का। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार का जो एक्शन है उसकी वजह से पाकिस्तान अब टेंशन में है। जो जवाबी एक्शन लिया गया, पानी बंद किया गया, वीजा पर रोक है, अब पाकिस्तान के होश फाख्ता हैं। मोदी सरकार ने तत्काल प्रभाव से भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। यह फैसला पाकिस्तान के लिए किस कदर भयावह साबित होगा, इस पर होगी चर्चा। और यह है हमारा खास शो पहलगाम में नरसंहार, देश मांगे आतंक परवार। इसमें आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। और वहीं पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, कायराना दहशत गर्दों ने पहलगाम को रक्त रंजित किया बेगुनाहों के खून से। उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हमने देखा कि कल सुरक्षा के लिए कैबिनेट समिति की बैठक हुई। बुधवार को 7 लोक कल्याण मार्ग पर करीब 2.5 घंटे ये बैठक चली, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव और कैबिनेट सचिव के साथ साथ प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद रहे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। सीसीएस की बैठक में जो 5 बड़े फैसले लिए गए उन पर हम करेंगे चर्चा। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो ये बैठक हुई है उसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया, यानी पानी रोका गया है। वहीं वीजा को लेकर जो फैसला लिया गया वो भी आपको बताएं। अटारी की एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा जो छूट योजना थी उसके तहत अब यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया गया और भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायुसेना के जो सलाहकार हैं उन्हें वापस बुलाएगा। यानी एक डिप्लोमैटिक स्ट्राइक, कूटनीतिक स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान पर। The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि सीसीएस ने कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों ने इस हमले की निंदा की है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने के लिए कहा। आइए आपको सुनवाते हैं। The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. तो ये तो अभी झांकी है और जिस तरह से अब
बदला लिया जाएगा वो देखना अभी पूरे विश्व को बाकी है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों की जो दरिंदगी थी, उसके शिकार होने वाले तमाम जो मासूम लोग हैं उनके शव घर पहुंचने अब शुरू हो गए हैं। इन्हीं में शामिल हैं रायपुर के दिनेश मिरानिया। वो अपनी शादी की 18वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम गए थे। देखते हैं इस रिपोर्ट में। रायपुर के दिनेश मिरानिया अपने पूरे परिवार के साथ अपनी शादी की 18वीं वर्षगांठ मनाने जम्मू कश्मीर के पहलगाम गए थे। इस दिन को यादगार बनाने के लिए उनका पूरा परिवार बेहद उत्साहित था। उनके साथ उनकी बेटी, पत्नी और बेटा थे। परिवार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो खुशियों के पल बिताने जिस यात्रा पर निकले हैं उसका अंत इतना दुखद यादों के साथ होगा। जिस समय आतंकी हमला हुआ तब दिनेश अपनी बेटी के साथ थे, जबकि उनका बेटा और पत्नी थोड़ी दूरी पर थे। उनकी बेटी लक्षिता ने बताया कि आतंकवादी आए और पिता से नाम पूछा। नाम बताते ही आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। खुशी खुशी घर से निकला परिवार अब उन्हें खोकर लौटा है। कल हमको 5:30 बजे ऐसा सूचना आया कि इस प्रकार का घटना वहाँ हुई है, जो इसको भी गोली लगी है। जब हम पतासाजी करने की कोशिश की है सरकार द्वारा, यहाँ से जब संपर्क किए तो मालूम चला कि वो हॉस्पिटल ले गए हैं और हॉस्पिटल में 9 साढ़े 9 बजे तक हमको मालूम नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन 9:30 बजे के बाद समाचार के द्वारा ये पुष्टि हो गई कि उनका देहांत हो चुका था। उनका आईडी कार्ड पूछ के ही आतंकवादियों ने उन पर हमला किया, मतलब फायरिंग किया। आईडी कार्ड देखे, उनको कलाम पढ़ने के लिए बोले। उनकी वाइफ और लड़का और बच्ची 3 साथ में थे, उससे उनके साथ में सामने में मारे हैं गोली से। आपातपी मच गई, सब हॉस्पिटल पहुँचे। हमको 8 बजे का डेड बॉडी देखने के बाद कंफर्म हुए, नहीं तो आगे घायल है बोल के हमको खबर मिला था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहने वाले दिनेश मिरानिया 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले थे, जो कई वर्ष पहले रायपुर आकर बस गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खास कार्यक्रम में हम आपको आगे भी तमाम अपडेट साझा करेंगे जो कल हुआ है और आज जो कई अपडेट्स इस पूरे मामले से आने वाले हैं। लेकिन बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ इस शो में जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। एक बार उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए दिलीप सिन्हा साहब, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी इस शो पर जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद गुप्ता साहब, डायरेक्टर VIF और फॉर्मर डिप्टी NS से भी रह चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया अपना कीमती समय DD न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। सिन्हा साहब, पहला सवाल आप ही के साथ। जिस तरह से हम इसको एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक मान रहे हैं, जो तमाम बड़े फैसले CCS द्वारा लिए गए, लेकिन जो भी हालिया खबर सामने आई है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान बिना कुछ समझे ये फैसला ले रहा है कि शायद भारत कोई जवाबी कार्रवाई करेगा और इसलिए वहाँ पर जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी है उनकी मीटिंग चल रही है। किस तरफ इसका इशारा है और ये जो कूटनीतिक प्रहार किया गया है ये क्या संदेश देता हुआ? पाकिस्तान इस वक्त निश्चित रूप से घबराया हुआ है और उसे ये आशंका है कि भारत जिस प्रकार बालाकोट में एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे कर सकता है। उसके लिए वो सुरक्षात्मक कदम उठाने का प्रयास करेगा, अपनी तैयारी बढ़ाएगा ताकि इस प्रकार कोई आक्रमण यदि हो तो वो भारत को नुकसान पहुंचा सके। जी, जो कदम हमने अभी तक उठाए हैं वो सारे राजनयिक कदम है, डिप्लोमेटिक स्टेप्स हैं, जिसमें कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, निलंबित करना और उसके अलावा दोनों देशों में जो व्यापार और जो लोगों के यातायात आवागमन था उसे रोकना और दोनों के दूतावास को कम करना। जी, इंडस वाटर्स ट्रीटी पर आगे चर्चा करेंगे हम लोग कि उसमें जो कदम उठाए वो काफ़ी है या नहीं है, लेकिन हमारे कदम अभी तक राजनयिक और स्तर पर ही रहे हैं। मिलिट्री हमने अभी कोई ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है क्या कदम उठाएंगे। जी, आपके पास वापस आऊँगी सिन्हा साहब। गुप्ता साहब जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी, ख़ास तौर पर अगर हम इसको इस लिहाज से समझे, हमने देखा कि गृह मंत्री खुद पहलगाम पहुंचे, वहां पर जो लोग जिन्होंने अपनों को खोया था उनसे बात की, लेकिन सिक्योरिटी वाइज पहलगाम को अगर समझने की कोशिश की जाए, जो भौगोलिक स्थिति है, तो ये बात बहुत साफ है कि बिना जो लोकल्स हैं उनकी मदद से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना मुमकिन नहीं था। और आप खुद डिप्टी NS से रह चुके हैं, इस बारे में आपके विचार?
देखिए, संभावना तो है कि कुछ लोकल हेल्प उनको मिली होगी, लेकिन इस समय जो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं और जिस प्रकार के ट्रेंड लोग आ रहे हैं, उनको स्वरूप और स्वभाव एकदम अलग हो गया है। जी। पिछले कुछ सालों में ये लोग बहुत ज्यादा ट्रेंड हैं। वो छोटे छोटे ग्रुप्स में आते हैं और उनके पास काफी उन्नत किस्म के हथियार रहते हैं और उनके पास ऐसी क्षमता रहती है कि वो जंगलों में आए और वहां पे -10 -15 टेम्परेचर पर भी वो 5 7 10 दिन तक निकाल सकते हैं। जी। तो इस प्रकार ये हमने देखा कि और उन्होंने अपनी जो लोकेशंस हैं जहां से वो आते हैं वो भी शिफ्ट किए हैं। साउथ ऑफ पीर पंजाल में पिछले कुछ सालों में जम्मू की साइड से काफी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। कश्मीर की तरफ कुछ कम हुआ था जी। और अब जो है वो कश्मीर पे उनका एक बार से फिर फोकस आ गया है। जी। तो ये तो सब तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि वो किस प्रकार से वो आए और किस प्रकार से उन्होंने ये अपना घटना को अंजाम दिया। लेकिन जब से अमेरिका नेटो ट्रूप्स अफगानिस्तान से बाहर निकले हैं और अपने कुछ कई प्रकार के वहां हथियार छोड़ गए हैं, कुछ हथियार इन लोगों के हत्थे भी आ गए हैं और वो काफी उन्नत और एडवांस किस्म के हथियार हैं। उनमें कैमरा लगा हुआ है, नाइट विजन डिवाइसेस लगी हुई हैं और इनकी ट्रेनिंग भी काफी पुख्ता हो गई है। लेकिन सिन्हा साहब इसमें कोशिश ये करते हैं जी कम से कम इनका इंटरफेस लोकल लोगों के साथ रहे। सिन्हा साहब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है, जिस टीआरएफ को हम प्रॉक्सी बता रहे हैं लश्कर तौयबा का, उसमें समझना ये भी होगा कि सब कुछ रिक्रूटमेंट जिस तरह से किया गया 370 के हटने के बाद वो ऑनलाइन रहा। युवाओं को जोड़ने के लिए जिस तरह से बरगलाया जाता है, माइंड वॉशिंग करना बहुत आसान होता है इस तरह के आतंकी संगठनों के लिए। सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि स्लीपर सेल खास तौर पर तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी का सबब है, और अभी अगर हम तात्कालिक ऑपरेशन की बात करें या दीर्घकालिक परिणाम की बात करें, किस तरह का रोड मैप तैयार किया जाएगा इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए? देखिए, पाकिस्तान चलिए सिन्हा साहब पहले जी। अच्छा, पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि वो भारत के अंदर जो थोड़े बहुत असंतुष्ट तत्व हैं उनको और उकसाए और उनका जो असंतोष है उसका लाभ उठा करके उनको हिंसा के लिए प्रेरित करे। और इसमें वो धर्म का इस्तेमाल खुले रूप से करता है, जैसा कि आपने इस आतंकवादी आक्रमण में भी देखा। और आतंकवादियों की एक विशेषता होती है कि वो सबसे कमजोर, सबसे मासूम टारगेट चुनते हैं। उसमें उन पर खतरा और किसी प्रकार का भी नुकसान भारत को हो जाए वो उनके लिए काफी है। सिन्हा साहब, ये तो बहुत ये तो मतलब ये आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जगह के अनगार्डेड मूवमेंट्स होते हैं और ये अनगार्डेड जो मूवमेंट्स हैं इनका रेकी करना, इनके बारे में समझकर सुनियोजित प्लानिंग करना। और एक बयान मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी जो अभी कुछ दिन पहले जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान की जगलर वेन है। और ये बयानबाजी के बाद ये पूरी घटना सामने आई और उन्होंने कहा कि भारत के कब्जे के खिलाफ लड़ाई में कश्मीरी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आप डिप्लोमेट रहे हैं, कूटनीतिक लिहाज से आप ये जो भाषा है ये किस तरह से उकसावे वाली है और कैसे वो भारत का जो अभिन्न अंग है कश्मीर उसे कब्जे का बता रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान की ये नीति रही है। पाकिस्तान ने शुरू से कहा है कि कश्मीर उनका है और वो जुगलर वेन जो जिन्ना जी ने कहा था उसके बारे में भी वो कहते हैं। तो पाकिस्तान तो खुले रूप से ये कोशिश करता है अपने आप को एक प्रवक्ता बनाने का कि वो कश्मीरियों का प्रवक्ता है, और यहाँ तक कि वो कहता है कि भारत के सारे मुसलमानों का प्रवक्ता पाकिस्तान है। वो दावा करता है कि उनके जो हित है उनकी रक्षा के लिए वो तैयार है। तो पाकिस्तान का ये प्रयास हमेशा रहा है कि भारत में जो भी अंदरूनी यहाँ के जो परेशानियां हैं उसका लाभ उठा करके केवल मुसलमान ही नहीं, पाकिस्तान में भी जो सिख आतंकवादी थे उनकी भी सहायता करता है पाकिस्तान। तो इस प्रकार पाकिस्तान की एक प्रयास रहा है कि भारत के जो भी अंदरूनी फॉल्ट लाइन्स हैं उसका लाभ उठाए और यहाँ लोगों को बरगलाए। और ये प्रयास पाकिस्तान ये इसमें कहीं काफी हद तक पाकिस्तान सफल भी रहा है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए एक और तो हम अपनी एकता को बनाए रखें जी, और हमारा जो लोकतंत्र है उसे मजबूत बनाए, और साथ साथ जो पाकिस्तान का प्रयास है कि यहाँ पर स्लीपर सेल स्थापित करने की, उसके खिलाफ तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको
बड़ी कड़ी नजर रखनी होगी ताकि पाकिस्तान से आपने शांति बहुत से- अहम बात कही है सिन्हा साहब कि स्लीपर सेल्स को किस तरह से टारगेट पर लाकर ख़त्म किया जाए। इस पर एक टेक लेंगे हम गुप्ता साहब से भी, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि पहलगाम का जो आतंकी हमला था वो अपने पीछे कई दर्दनाक यादें छोड़ गया है, और वो दर्दनाक यादें जो हैं उन्हीं में से एक है 31 वर्षीय व्यवसायी शुभम द्विवेदी की, जो कई दिलों को हिलाकर रख गई, उनकी मौत। अपनी शादी के महज 70 दिन बाद ही शुभम आतंकी वारदात का शिकार हुए। वो कानपुर के रहने वाले थे और इसी साल 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी। घर में विवाह के बाद हंसी खुशी का माहौल ही था और ये बहुत खूबसूरत यादें थी। वो अपनी पत्नी और परिवार के कई सदस्यों के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए। नए जोड़े ने मंगलवार को दोपहर में पहलगाम में घुड़सवारी करने का फैसला लिया। उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला उनके लिए काल बनकर आएगा। जबकि परिवार के बाकी लोग अपने होटल के पास ही रुके, तभी आतंकियों ने धावा बोला। खूंखार आतंकियों ने उनसे उनका धर्म पूछा, फिर उनकी पत्नी के सामने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़ा था हमारा, ये फैमिली में जॉइंट फैमिली थी, तो सबसे बड़ा बच्चा था। पहली डेस्टिनेशन वेडिंग थी ओरछा से हुई थी हम लोग की, तो हम लोग इतने खुश थे, पूरा परिवार ये है हम लोगों का। पर हम यही चाहते हैं कि जैसा हम लोग के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। एक नहीं 26 बच्चे बता रहे हैं गए हैं। आप दर्द समझिए अपनों को खोने का। आप जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आपको उसके सामने आपको उन्हीं के पति को मौत के घाट उतार दिया गया धर्म पूछकर। शैलेंद्र कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बहुत मासूमों ने अपनी जान गंवाई दहशतगर्दों के कायराना पूर्ण इस पूरी हरकत को जैसे अंजाम दिया गया। आप कानपुर में मौजूद हैं। यहाँ जिस तरह से हम देख रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, शुभम द्विवेदी की अगर बात की जाए, उनके परिवारजनों का मानना है कि जो जैसा हुआ है वैसा किसी के साथ ना हो। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका साफ तौर पर मानना था कि पहले आकर धर्म पूछा गया और जब जवाब उनके मन मुताबिक नहीं मिला तो मौत के घाट उतारा गया। क्या कहना है परिजनों का इस वक्त? चलिए शैलेंद्र के पास वापस जाएंगे बाद में, लेकिन हमारे साथ दो अहम मेहमान जुड़े हुए हैं। गुप्ता साहब, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन आतंकियों के हौसले की जिन्हें कहीं ना कहीं कश्मीरी आवाम ने कल पस्त किया। पहली बार देखा गया कि कल जिस तरह से जम्मू कश्मीर बंद का आह्वान किया गया वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि बालाकोट के वक्त भी हमने देखा था, उरी में जिस तरह से हुआ, लॉन्चिंग पैड्स को ख़त्म करना एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम जिस ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, और हम चाहते भी हैं और किया भी जा रहा है आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। गुप्ता साहब, देखिए ऑप्शंस तो कई हैं। लॉन्चिंग पैड्स के ऊपर आप कुछ कार्रवाई कर सकते हैं और पहले की भी गई है, लेकिन लॉन्चिंग पैड्स ऐसी चीज है कि आज उसको ध्वस्त करें वो कल फिर आ जाते हैं। तो इसका रूट तो कहीं और है ना जी। पाकिस्तान आर्मी, ISI, ये उनकी एक पॉलिसी पिछले दशकों से रही। तो जब तक टेररिज्म, जब तक उनकी, जैसे आपने आसिम मुनीर की बात की और उनका एक माइंडसेट को आपने बताया, उजागर किया, तो जब तक वैसा माइंडसेट रहेगा तो तब तक ये टेररिज्म का खतरा, आतंकवाद का खतरा हमारे लिए बना रहेगा। जी, और ये आपने बहुत जी इसके साथ डील करना इतना आसान नहीं है, और चूंकि ये प्रॉब्लम हमारे साथ बहुत दशकों से रही है। तो एक तो ये है कि जैसे हमारा एक डिफेंसिव अरेंजमेंट्स वो बड़े अच्छे पुख्ता होने चाहिए, एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए। आपने स्लीपर सेल्स की बात की, उनके ऊपर नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो वहां पे उनके पास एक इनफिनिट सप्लाई है। 5 साल 10 आदमियों को लाना और भेजना, वो आप कितना भी कोशिश कर लें वो संभावना उसकी बनी रहती है। बिल्कुल, और इसके लिए एक बहुत तगड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाना चाहिए जिसके लिए लगातार सरकार प्रतिबद्ध है और एक्शन में है। शैलेंद्र जुड़ गए हैं कानपुर से। शैलेंद्र, अपनों को खोने का गम इन तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं। ये अश्क जो बह रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि हिसाब होना चाहिए और ऐसी तगड़ा एक्शन हो कि
सात पुश्ते याद रखें पाकिस्तान की, जिस तरह से दहशतगर्दों ने वहाँ खूनी खेल खेला, वो भी उन निहत्थे मासूमों के खिलाफ जो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घूमने के पर्पज से गए थे। आप वहाँ मौजूद हैं, आपने परिजनों को देखा होगा, और ऐसे भावुक क्षण में सिर्फ और सिर्फ आपके आंसू आपकी भावनाओं की तरफ बह निकलते हैं। शैलेंद्र। बिल्कुल, इस वक्त हम कानपुर शहर से थोड़ी दूर पर जो शुभम द्विवेदी का घर है, आवास है, वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। पूरा परिवार जन और बाकी जो कोई आम हो या खास हो, सभी गमजदा है, तांता लगा हुआ है। सुबह से ही हम देख रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने का, और जब रात को पार्थिव शरीर आया उसके बाद से ही न केवल आसपास के लोग बल्कि कानपुर शहर के दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और परिवार को सांत्वना देने के लिए। पूरा एक तरह से कहे गमजदा माहौल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ गुस्सा भी है। और सभी ये चाहते हैं, हमने उनके परिवार के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार का चिराग खोया है, ऐसा आगे ना हो, ये एक तरह से उम्मीद है उनकी। उन्होंने उस पूरे वाक़े को बताया कि किस तरह से वहाँ पर वाक़या हुआ था। शुभम जो पूरे परिवार का दुलारा था, आसपास के लोग बताते हैं कि बहुत हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। जब से एक तरह से परिवार के व्यवसाय की बागडोर को संभाला था, काफ़ी तरक्की कर रहा था परिवार, और काफ़ी लोकप्रिय कम उम्र में लड़का हो गया था शुभम द्विवेदी। और यही वजह है कि इसने जब जम्मू कश्मीर जाने का फैसला किया, सब परिवार घूमने का फैसला किया। मम्मी पापा साथ थे, बहन जीजा साथ थे, सास ससुर साथ थे, कई लोग एक साथ गए थे। और जब ये घटना घटी, जब आतंकी हमला हुआ, तब शुभम अपनी पत्नी के साथ पहाड़ी पर ऊंचे चला गया था और वहाँ पर यह घटना घटी। उनकी पत्नी ने भी मीडिया से बातचीत की और बताया कि किस तरह से पहचान पूछकर शुभम को गोली मारी गई, किस तरह से उनको कहा गया कि जाकर संदेश दे दीजिए। तो ये सब बातें बता रहे हैं। साथ ही साथ हमने उनके पिता से बात की, बहुत भावुक थे। उनका कहना था कि बिल्कुल बहुत भावुक है, और ये भावुक होने के साथ साथ आक्रोश का भी पल है, क्योंकि ये कुर्बानी जो 26 मासूम लोगों ने दी है, वो देश कभी भूलेगा नहीं शैलेंद्र, क्योंकि कोई खून की होली खेल गया और किसी घर का चिराग बुझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आगे भी आपसे आगे अपडेट्स देते रहेंगे, क्योंकि अश्विनी भी हमारे साथ ताज़ा जानकारियों को लेकर जुड़ गए हैं। अश्विनी, अब पाकिस्तान डर रहा है, डर ऐसा, हुक्का पानी बंद कर दिया कूटनीतिक स्ट्राइक से भारत ने। अब ये डर ऐसा कि वहाँ राष्ट्रीय जो सुरक्षा समिति है उसकी बैठक चल रही है, लेकिन इससे पहले जो उच्चायुक्त हैं बासित साहब, वो पहले ही कह रहे हैं कि हम पहले डिफेंसिव मोड में हैं। ये डिफेंसिव मैकेनिज्म खेलने की आदत पाकिस्तान की गई नहीं अभी तक। निश्चित तौर से, और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने फैसले लिए हैं, वो केंद्र सरकार के फैसले ये तय करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा। पाकिस्तान के दूतावास में लोगों की संख्या कम किया जाना, वहाँ के नॉन ग्रेसिया घोषित किया जाना डिफेंस स्टाफ को, और साथ ही साथ अटारी सीमा को बंद किया जाना। पाकिस्तान के बहुत सारी ज़रूरियात, बहुत सारी बुनियादी ज़रूरियात हिंदुस्तान से पूरी होती हैं। चकंदबाग का जो बॉर्डर है वो नहीं चालू था, जो उड़ी का जो ट्रेड फेलिसिटेशन सेंटर था वो नहीं चालू था, अटारी का एक मार्ग था जिससे पाकिस्तान जाने का आवागमन का रास्ता था, उस पर भी बंद किया जाना। और उससे बड़ी बात यह है कि सिंध जो बंटवारा था, सिंधु जल बंटवारा, जिसके तहत रावी व्यास और सतलज इनके जल जो है पाकिस्तान इनके जल जो है हिंदुस्तान उपयोग करता था, और सिंध, चिनाब और झेलम जिनके जल जो है पाकिस्तान उपयोग करता था। आप ये समझिए कि 1960 में ये समझौता हुआ था, 71 का युद्ध हुआ, 75 का युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, उसके बाद भी कभी भी ये समझौता रद्द नहीं हुआ। पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई है, वैसे ये सबसे बड़ा आघात होगा, क्योंकि पूरा पाकिस्तान का पश्चिमी पंजाब का जो पाकिस्तान का जो पंजाब का हिस्सा है वो झेलम चिनाब, वो सिंधु की नदियों से झेलम और चिनाब से सिंचित होता है। तो कंगाल होता हुआ पाकिस्तान निश्चित तौर से भुखमरी के कगार पर पहुंचेगा अगर वो इस तरीके से इन गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। सीमा पार से जो गतिविधियां चलती है उन पर कई बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, लेकिन जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई है, जिस तरीके से जो कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पर्याप्त है।
मैं कश्मीर की बात बताऊं, आज उमर अब्दुल्ला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में इस सारे अब तक के जो घटनाक्रम है, अमित शाह की यात्रा से लेकर अन्य जो उपाय किए जा रहे हैं, उस पर सभी राजनीतिक दलों को जानकारी दी जाएगी। एलजी ने कल हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें आईजी कश्मीर, सारे एसएसपी और सारे लोग, पुलिस प्रशासन के लोग उसमें शामिल थे। एक मैं बात बताऊंगा जो अनप्रेसिडेंटेड या अभूतपूर्व रहा, वो ये रहा कि कल लाल चौक पर हर एक तबका, चाहे वो शिकारा यूनियन के लोग हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे वो टैक्सी यूनियन के लोग हो, चाहे युवा हो, नौजवान हो, वकील हो, यहाँ तक कि खवातीन हो, हर कोई वहां पर पहुंचा। हर किसी ने मजम्मत की, हर किसी ने इस बात की भर्त्सना की, कड़े शब्दों में निंदा की कि इस तरीके के जो जगह वहशियाना, बर्बरतापूर्ण, हिंसक, कायराना काम किया गया है, उसके साथ कश्मीर नहीं खड़ा है। अवाम में चाहती है कि पर्यटकों का यहाँ आना जाना लगातार बना रहे। मार्च, अप्रैल, मई, जून ये पूरा का पूरा इलाका सैलानियों से भरा होता है। 4.5 करोड़ पर्यटक पिछले 2 वर्षों में आए हैं। 27 लाख से ज्यादा पर्यटक अब तक कश्मीर में आ चुके हैं। बिल्कुल। आप एक चीज मैं और बताऊंगा, सबसे बड़ी बात यह कि वो लाल चौक का इलाका जहां पर मीडिया खड़ी होकर लाइव करने की से गुरेज करती थी, उस लाल चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, वहां पर लोग कैंडल मार्च करते हैं, वहां पर लोग एकजहती साबित करते हैं, एकजुटता साबित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और वहां पर ये नारे लगते हैं कि टूरिस्ट हमारा मेहमान है, टूरिस्ट हमारी जान है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोगों की भावनाएं ये हैं कि पर्यटकों का आने का सिलसिला न बंद हो। आज सर्वदलीय बैठक उमर अब्दुल्ला ने बुलाई है। हाँ, एलजी ने ये बात जरूर कही है, 1500 के आसपास ये अपुष्ट खबरें हैं, कुछ सूत्रों के मुताबिक है, लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन इन बातों को चिन्हित कर रहा है कि इन कायराना हमलों में ऐसे लोग जो शामिल होते हैं, जो शरण देते हैं, जो पनाह देते हैं, उनको भी चिन्हित किया जाए, जो स्लीपर सेल है उनको समाप्त किया जाए, और एक अंतिम प्रहार किया जाए कि जिस तरीके से कुछ लोगों के इस तरीके के जो व्यवहार होते हैं, जिन वहशियाना, बर्बर, कायराना, घृणित कार्य किया गया है, उस पर रोक लगाया बहुत अहम आप कह रहे हैं, क्योंकि वो दहशत फैलाएंगे, हम मानवता के इस चिराग को आगे लेकर जाएंगे। और यही हमने कल, जब लगातार कल से आप वहाँ पर ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ये हम देख भी पा रहे हैं, जो कश्मीरी आवाम है वो जमहूरियत के इस पूरे भाव को समझती है कि किस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनका विश्वास है। सिन्हा साहब, क्योंकि जिस जल संधि की हम बात कर रहे हैं, वो कहा जाता है कि चोर को नहीं, चोर की माँ को मारा जाए, यानी कि उन आकाओं पर प्रहार करना ज़रूरी है। और जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक से, जो कूटनीतिक स्ट्राइक है, कमर तोड़ने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की, इसे अगर हम आपके मायनों से समझें, क्योंकि कई एकड़ ज़मीन जो खेती पर डिपेंडेंट है, अगर पानी ही नहीं पहुंचेगा तो पाकिस्तान खाएगा क्या? क्योंकि ऑलरेडी कई जो एजेंसीज है, वर्ल्ड बैंक, IMF से कर्ज के तले, बोझ के तले पाकिस्तान दबा हुआ है। देखिए, ये जो सिंधु जल संधि है, इंडस वाटर ट्रीटी, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ट्रीटी है जिसमें कि जो अपर राइपेरियन होता है, जो भारत है, जो कि ऊपरी नदी को कंट्रोल करता है, वो 80% जल उसने लोअर राइपेरियन यानी पाकिस्तान को दे दिया है। आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए दे दिया है। और इस संधि में कोई प्रावधान नहीं है संधि को संशोधन करने का या उसे समाप्त करने का। हमने 2 साल पहले पाकिस्तान को एक प्रस्ताव दिया था संधि में संशोधन करने के लिए, पाकिस्तान उसका जवाब नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर। पाकिस्तान समझता है कि ये संधि जो कि वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, ये उसका लाभ उठाता रहेगा, और पाकिस्तान के अंदर जो 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 बंटवारा है पानी का, वो सिंध को उसका हिस्सा नहीं मिलता है, तो सारा पानी जो है पंजाब रोक लेता है। बिल्कुल। तो हमें जो कदम उठाया है निलंबित करने का इस ट्रीटी को, ये काफी नहीं है, क्योंकि हमें दीर्घगामी कदम उठाने पड़ेंगे। अभी हम जो भी डैम बनाते हैं जम्मू कश्मीर में, तो इस संधि के तहत उस डैम पर निरीक्षण करने का अधिकार पाकिस्तान को है, और यदि पाकिस्तान उस डैम के डिजाइन से नाखुश है तो वो वर्ल्ड बैंक से शिकायत कर सकता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है, उसे कार्यान्वित कर सकता है। सिन्हा साहब, वर्ल्ड बैंक से शिकायत करने के लिए पहले उनकी किस्त भरनी होगी। किस्त भरने के पैसे पाकिस्तान के पास है नहीं। और ये वाटर स्ट्राइक, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, ये वाटर स्ट्राइक जिस तरह से की गई है, कहीं ना कहीं अगर हम उनको पानी दे रहे हैं तो ये कहीं भी किसी कानून में, क्या किसी धर्म में भी नहीं लिखा कि आप हमारे लोग बेगुनाह तरीके से मारे। और फिर ये राग आलापे मल्टीलैटरल फोरम्स पर कि हम खुद आतंक से त्रस्त हैं, जबकि आप खुद आतंक को पालते और पोसते हैं। सेना के साहब के पास भी वापस जाएंगे, लेकिन कई खबरें लगातार इस पूरे मामले से जुड़ी हमारे पास आ रही है और हम आपको उनसे साझा कर रहे हैं। तो अब बात यहाँ पर करनी ज़रूरी है
उन मासूमों की जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जो काल के गाल में समा गए, जिन हंसते खिलखिलाते परिवारों की खुशी इन आतंकियों ने छीनी है। उनमें गुजरात के भावनगर का परमार परिवार भी है, और ये परिवार दिखाने जरूरी है देश को, ये समझाने के लिए कि आखिरकार ये आक्रोश, ये रोष क्यों है। ये रोष ये बताता है कि हम उस एक्शन की मांग कर रहे हैं ताकि आतंकियों की आत्मा 100 बार कांपे कोई इस तरह का कदम उठाने से पहले। यतीश परमार, उनके 17 वर्षीय बेटे सुमित परमार की मौत से आसपास के घरों में मातम का माहौल है। यतीश परमार भावनगर में हेयर सैलून चलाते थे। आइए आपको दिखाते हैं ये भावपूर्ण रिपोर्ट। जिन हंसते खिलखिलाते परिवारों की खुशी आतंकियों ने छीनी, उनमें गुजरात के भावनगर का परमार परिवार भी है। यतीश परमार और उनके बेटे सुमित परमार की मौत से आसपास के घरों में भी मातम का माहौल है। यतीश परमार परिवार के साथ जम्मू कश्मीर गए थे। आतंकी हमले के बाद परिवार का यतीश और उनके बेटे सुमित से संपर्क नहीं हो पा रहा था। उनकी पत्नी को देर रात सूचना मिली कि पिता पुत्र घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज हो रहा है। इससे परिवार को उम्मीद जगी थी, लेकिन अगली सुबह आई मृतकों की सूची में पिता पुत्र की मौत की पुष्टि हो गई। इसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे साइट सीन के लिए बाहर निकले होटल के आउटसाइड, तो वहाँ पर आतंकियों ने पकड़ के उसके साथ ऐसा हादसा हुआ है कि उसको शूट कर दिया है। 0 रेंज से ही उसके साथ गोली मार दी है। यतीश परमार अपने बेटे के साथ मोरारी बापू का प्रवचन सुनने के लिए जम्मू कश्मीर गए हुए थे। उसके बाद उन्होंने पहलगाम घूमने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आतंकियों का हमला उनकी जान ले लेगा। पिता पुत्र की एक साथ मौत से भावनगर में रहने वाले उनके परिजन गहरे शोक में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों में मनीष रंजन मिश्रा भी शामिल हैं। वो आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक समर्पित अधिकारी थे। मनीष मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले से थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के निवासी। उनके परिवार की अगर बात की जाए तो सदमे से बुरा हाल है, और उनके लिए विश्वास कर पाना ही मुश्किल है कि एक बेहद अच्छे व्यक्तित्व का इंसान आतंक की भेंट चढ़ गया। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी मनीष रंजन के पैतृक गांव में मातम पसरा हुआ है। परिवारजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मनीष इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईपी के एक समर्पित अधिकारी थे। मनीष मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले से थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के निवासी थे। वो वर्तमान में हैदराबाद में आईबी में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। जम्मू कश्मीर की सैर को गए मनीष रंजन मिश्रा के लिए ये सफर जीवन की अंतिम यात्रा बन गया। मनीष अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहलगाम घूमने गए थे। आतंकी दरिंदों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। परिवार वालों का सदमे से बुरा हाल है, और उनके लिए विश्वास कर पाना कठिन हो रहा है कि एक बेहद अच्छा इंसान आतंक की भेंट चढ़ गया। ना था उसको, बीच में किसने मारा, कौन मार दिया मेरे लाल को, मेरे जिगर के टुकड़ा को हमसे छीन लिया। मेरे लाल को हमसे छीन लिया। इतना अच्छा लड़का, बहुत बुद्धिमान, बाप रे, बहुत पढ़ा लिखा, इतना अच्छा लड़का, किसने मार दिया उसको। कलम गांव में कल कुछ आतंकी हमला हुआ था, उसी में मेरा दोस्त का जान गया। ये तो चल घूमने निकला हुआ था एलटी छुट्टी में, तो बनारस अयोध्या घूमते हुए गया था। तो कल वो पहलगाम में था, जब आतंकवादी हमला हुआ तो ये घुड़सवारी कर रहा था। स्थानीय लोग मनीष को एक शांत और सहयोगी स्वभाव के इंसान के रूप में याद कर रहे हैं, और उनके जाने से इलाके में गहरा शून्य पैदा हो गया। आतंकियों ने धर्म पूछकर मनीष को मारा। परिवारजन सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं पेरेंट्स का, जिनको आपने बड़ा किया, इतने साल पढ़ाया लिखाया, और सिर्फ धर्म के नाम पर आपसे आपकी पहचान पूछी गई और आपको मारना इतना आसान और इतना सस्ता हो गया। और इसीलिए जिस तरह से एक्शन मोड में सरकार है, जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं और भी पाइपलाइन में वो फैसले हैं, वो बेहद ज़रूरी हैं एक क्लियर कट संदेश देने के लिए। आप
सिन्हा साहब किसके पास जाएंगे और साथ ही साथ गुप्ता साहब जुड़े हुए, लेकिन अश्विनी के पास पहले जाना चाहेंगे। अश्विनी, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग पाकिस्तान में चल रही है, अब गीदड़ भभकी ये है कि शिमला एग्रीमेंट जिसका खामियाजा कई सालों से भुगता जा रहा है, उसको वापस लेने पर चर्चा हो सकती है। वहां पर ये गीदड़ भभकी देने की आदत भी पाकिस्तान की पुरानी है। देखिए, पाकिस्तान की स्थिति ये है कि पाकिस्तान के गले में जो आतंकवाद की हड्डी अटकी हुई है, न वो निगल सकता है न वो उगल सकता है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग थलग पड़ चुका है। जब पहलगाम में हमला हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा कि चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हो या फिर चाहे यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी या फिर पुतिन या फिर दुनिया भर के अन्य देशों के नेता, हर एक नेता ने भारत के साथ खड़े होकर आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए भारत के साथ उन्होंने एकजुटता जाहिर की। भारत अधिकृत है अपने एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में कोई भी कार्रवाई करने के लिए और कोई भी निर्णय लेने के लिए, और किसी अभी तो ये बानगी है डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। इसके पहले भी पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक देखी है बालाकोट, और वहाँ पर जिस तरीके से नेस्तनाबूद किए गए उन दहशतगर्दों के अड्डों को नष्ट किया गया है। तो पाकिस्तान इस मुगालते में न रहे कि चंद संधियों को ख़त्म करके शिमला एग्रीमेंट का क्या वजूद है और शिमला एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को कितना लाभ मिलता है, इसका भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं आकलन करेगा। शिमला एग्रीमेंट कहीं तोड़ देना पाकिस्तान के लिए बलबूते की बात नहीं, और पाकिस्तान इसका खामियाजा भी भुगतेगा। सिंधु जल बंटवारा मैं जो कह रहा हूँ कि 1960 में जब हुआ वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में, 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, कारगिल वार हुआ, हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान के खैरियत को देखते हुए उसको कभी नहीं खत्म किया। लेकिन राजनीतिक जो इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है, जो राजनीतिक पहल और निर्णय लेने की क्षमता होती है, वो भारत ने दिखाई है। और निश्चित तौर से आप ये मान के चलिए कि सिंधु जल बंटवारे के तहत पाकिस्तान का ये पश्चिमी हिस्सा आज पाकिस्तान कंगाली के कगार पर है। पाकिस्तान लेकिन पाकिस्तान की आदत है अश्विनी, अनाज के लिए मोहताज हो जाएगा, पाकिस्तान घुटनों पे आएगा और घुटनों पर आएगा। और पाकिस्तान की आदत है कि पोषित करने से, पल्लवित करने से, बिल्कुल पाकिस्तान की आदत है कि घुटनों पर आने के बाद भी वर्ल्ड बैंक और IMF के आगे वो कटोरा लेकर खड़ा होता है। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि नहीं है घर में दाने लेकिन अम्मा चली भुनाने। आप साफ तौर पर गुप्ता साहब, अगर हम इसको इस तरह से समझें कि अगर शिमला एग्रीमेंट से हटने की बात भी होती है तो नुकसान पाकिस्तान को ही झेलना पड़ेगा। लेकिन ये गीदड़ भभकियां हमेशा से आदत है मल्टीलैटरल फोरम्स पर आतंकवाद का राग अलापने की, जो कि एक बायलैटरल मुद्दा होता है दो देशों के बीच। आपसे समझना चाहूंगी कि आगे की रूपरेखा सिक्योरिटी के लिहाज से, ड्रोन की तकनीक है, अनगाइडेड बम्स हैं, या किन चरणों को लेकर एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा आगे का जो एक्शन है, जो ये कूटनीतिक स्ट्राइक है उससे अलहदा लेकर? कल CCS की मीटिंग हुई है और रक्षा मंत्री ने एक बयान भी दिया है कि जो पर्दे के पीछे साजिश कर रहे हैं जी, उनको हम नुकसान पहुंचाएंगे। इस प्रकार का एक बयान आया है। तो ये तो जाहिर है कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जिसको आप कह रहे हैं, उसके बाद अभी ये सोच विचार चल रहा होगा अपनी सुरक्षा एजेंसियों में और अपनी लीडरशिप में कि आगे के क्या कदम उठाए जाएं। और इस प्रकार के कदम जो हैं वो एक बड़ी सोच समझ के और गंभीरता से लिए जाते हैं, और इसको टीवी स्टूडियोज में और मीडिया में इसमें डिस्कस नहीं किया जा सकता जी। लेकिन संभावनाएं बहुत रहती हैं और उसको बहुत सोच समझ के इसको जो आगे के कदम होंगे वो लिए जाएंगे। बिल्कुल सोच समझ के। पाकिस्तान की बात है, जैसा कि कहा दिलीप जी ने, कि पाकिस्तान जो है इस समय एक डरा हुआ है और उसके पास भी कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का अगर आप इतिहास देखें तो वो लोग किसी भी क्राइसिस को, कोई भी इस प्रकार की उनके पास अगर आपदा आती है तो उसका एक फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। तो वो लोग जाएंगे, जरूर जाएंगे, अपने दोस्तों के पास जाएंगे, हालांकि उनके अधिक दोस्त नहीं है, लेकिन उनके इस समय दोस्त हैं अधिकतर, ये कहा जाए कि गिनती के कुछ दोस्त हैं, शायद चीन उनका एक दोस्त है। तो वो लोग भी अपनी एक कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे। लेकिन गुप्ता साहब, चीन तो किसी का ऐसा सगा है जिसने सभी को ठगा है, और अब जो इंटरनेशनल
प्रेशर है, जो इंटरनेशनल माहौल बना हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के बहुत फेवर में रहा है, कि भारत क्योंकि वैश्विक शांति के संदेश के साथ है, लेकिन संदेश शांति का भले ही हो, लेकिन अगर आप आंख उठाएंगे तो अब आंखें निकाल ली जाएंगी। इसी संदेश को बहुत तटस्थ तरीके से भारत ने कई मौकों पर दिया है। आप सभी के पास वापस आऊंगे, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी हम आकर जानेंगे कि किन विकल्पों को पूरी तरह से जब हम खत्म कर देंगे पाकिस्तान के लिए, तो फिर पानी हुक्का तो बंद है ही, और अब किस तरह से एक अलग स्ट्राइक का इंतजाम किया गया है पाकिस्तान के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। हमारी खास पेशकश में भी आपका स्वागत है, और रुक करते कुछ इसी पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है उससे जुड़ी कुछ अहम खबरों का, जिन खबरों को आपसे रूबरू करवाना बेहद ज़रूरी है। पहलगाम आतंकी हमले के जो मृतक हैं उनमें कोलकाता के समीर गुहा भी हैं। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ गए थे छुट्टियां बिताने। कहाँ? जम्मू कश्मीर। परिवार 16 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पहुंचा और इससे बुधवार को घर वापस आना था। बेहद खुश था परिवार, लेकिन मंगलवार को आतंकी हमला जो था उसने सारी खुशियां छीन ली। आतंकियों ने समीर गुहा को मौत के घाट उतार दिया। समीर गुहा के परिजन अब तक विश्वास नहीं कर पा रहे, विश्वास होता भी नहीं है कि उनका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा वो अब आगे जीवन में कभी देख नहीं पाएंगे। और पहलगाम आतंकी हमले में ही शिकार होने वाले मासूमों में नेपाली नागरिक भी शामिल है। एक 27 वर्षीय सुदीप न्योपाने लुम्बिनी के पास स्थित बुटबल के बेलबेरिया गांव के वो निवासी थे। वो अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। सुदीप 4 दिन पहले अपनी माताजी, बहन और बहनोई के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, और वहां आतंकियों ने परिवार के इस इकलौते बेटे को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उन्हें खोकर पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सुदीप ने काठमांडू में पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई की थी। वो डेंटल क्लिनिक में काम करते थे। जम्मू कश्मीर जाने से पहले उनके परिवार ने दिल्ली की सैर की बात भी कही थी। हाम्रो भतिजा, उनको आमा, बहिनी र जवाई जम्मू कश्मीर घुम्न गएको बेलामा लस्करी तोबा आतङ्ककारीले सोधेर हिन्दू मुस्लिम के हो भन्दाखेरि हिन्दू भनेपछि गोली हानेको भन्ने सूचना आएको छ। यसमा हामी अत्यन्त मर्माहत छौँ, दुखी छौँ। होइन, अब घुम्न गएको अब आफू भएर गएको आमा छोरा, अब छोरी श्रीमान भएर गएको, अरू को गएको थिएँ, के गएको थिएँ। अब उसलाई झन् गोली हाने मारिदिएछ। जिहाद के आतंक का एक ऐसा ऑपरेशन, उसकी ज़रूरत है कि जिन आंसुओं को आप टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, इनकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी होगी। वो कहते हैं कि जब इस तरह की आह निकलती है तो उसकी कीमत जो है वो जब चुकाई जाती है तो पूरा विश्व देखेगा। और पहलगाम में आतंक ने जिन परिवारों की खुशियों को निगला, उनमें एक नाम जिसने सुर्खियां बटोरी वो था लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का। उनकी शादी 16 अप्रैल को हुई थी, मात्र 3 दिन पहले। अभी घर में विवाह से जुड़ी तमाम रस्में भी पूरी नहीं हुई थी। 4 दिन पहले उनका रिसेप्शन हुआ था। लेफ्टिनेंट नरवाल की इच्छा थी कि वो शादी के बाद स्विट्जरलैंड जाएंगे। वीज़ा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर जाने का फैसला किया। पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहाँ पहलगाम में आतंकियों ने उनका धर्म पूछा, फिर उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल के सामने उन्हें मार डाला। उनके शव के पास बैठी हिमांशी की तस्वीर इतनी दर्दनाक थी, इतनी मार्मिक थी कि जिसने भी उसे देखा उसकी आंखें भीग गई। मूल रूप से हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले नरवाल ने 2 साल पहले ही नौसेना में नौकरी शुरू की। वर्तमान में वो कोच्चि में तैनात थे। इस दर्दनाक मौत और आतंकियों की कायरतापूर्ण दहशतगर्दी, हैवानियत ने एक पल में सारी खुशियां बर्बाद कर दी। मुझे यकीन है कि वो
अगर वो ऐसे गोली ना लगती तो शायद 2-4 आदमियों को तो वैसे पछाड़ देता। इतनी उसमें गुंज। शादी तो 16 तारीख की थी और 19 तारीख की रिसेप्शन थी। आज 3 दिन के बाद ये मातम फैल गया। अश्विनी हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी, आप कई सालों से कश्मीर में रिपोर्टिंग करते आए हैं और आपने वो दौर देखे हैं, बदलते हुए कश्मीर को देखा, जो आर्थिक प्रगति का एक बहुत बड़ा रूप है। कई रिपोर्ट्स हमने आपकी देखी। मेरा सवाल यहाँ ये है कि जिहाद, जिस जिहाद आतंक को लेकर ये तमाम आतंकी ये समझते हैं कि जन्नत इन्हें नसीब होगी, जन्नत क्या दोज़ख भी नसीब हो जाए तो बहुत है, लेकिन इस जिहाद के ऑपरेशन के लिए कितने डॉक्टर्स अब लगेंगे? और ये ऑपरेशन करना ज़रूरी है अश्विनी, क्योंकि इस जिहाद के नाम पर ही जिस तरह से धर्म पूछकर विशेष समुदाय को टारगेट किया गया, ये सुनियोजित तरीका था। और ये सुनियोजित तरीका एक अलग अनूठी मोडस ऑपरेंडी को बताता है आतंकियों की। चलिए आपको ले चलते हैं सीधा उत्तर प्रदेश, जहाँ पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हुए हैं उनके घर, जहाँ कई जो परिजन हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, कानपुर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। शुभम का ये घर है, जहां पर अभी हमने आपको बताया था कि किस तरह से शुभम को मौत के घाट उतारा गया था। मात्र 1 महीने पहले शादी हुई थी और पत्नी के सामने उन्हें मौत के घाट उतारा गया। उनसे उनका धर्म पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया, जवाब मन माफिक नहीं था और उन्हें मौत के घाट उतारा गया। आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर परिजनों से बात करते हुए, उनके भावों को समझते हुए। ये भावुक पल है जहाँ पर परिजन अपनी मनोस्थिति, यथास्थिति, अपने भावों को बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो, क्योंकि मैं सुन नहीं पा रही वहाँ जो हो रहा है, लेकिन मैं उनके भावों से और उनके एक्शन से समझ पा रही हूँ कि सीधा ये पूछा गया और हाथ जोड़कर जिस तरह से गुहार लगा रहे हैं। और खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा। ये आश्वासन है, ये आश्वासन, और ये लोगों की आप बीती सुनने के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, आप समझ सकते हैं वो भयावह मंजर। एक बार माइंड में समझने की कोशिश कीजिए। आप हंसी खुशी खेल रहे हैं, हंसी खुशी आप एक टूरिस्ट स्पॉट पे हैं, और देखिए जिस तरह से आप बीती सुनाई जा रही है परिजनों द्वारा। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बहुत गहन वैचारिक तौर पर उनके इन तमाम भावों को सुन रहे हैं। ये आक्रोश है, ये रोष है, ये भाव है, ये वो पल है जहां आप ये समझ पा रहे हैं कि उस व्यक्ति को आप नहीं देख पाएंगे दोबारा, जो व्यक्ति आपके साथ वहां था। शैलेंद्र, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभम के घर पर पहुंच गए हैं। हम अभी यही चर्चा कर रहे थे कि भावनाएं बहुत हैं, दुख है, और इस दुख के घड़ी में पूरा देश इन तमाम लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन वो आक्रोश भी है, वो रोष भी है, जिसकी जरूरत है एक कड़ा फैसला लेने के लिए। बिल्कुल आंचल, इस वक्त हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभम त्रिवेदी के घर पहुंचे हैं उनको श्रद्धांजलि देने, उनके परिवार को ढांढस बनाने। कानपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर रघुवीर नगर में शुभम त्रिवेदी का आवास है। आज देर रात ही उनका पार्थिव शरीर श्रीनगर से फिर लखनऊ फिर कानपुर लाया गया था। हम सुबह से ही देख रहे हैं, कोई आम हो या खास हो, तांता लगा हुआ है शुभम त्रिवेदी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और जो आसपास के लोग हैं वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो नारेबाजी भी कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और शुभम त्रिवेदी की याद में लोग गमगीन भी नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर गम का माहौल है, लेकिन गुस्सा भी है। लोग ये चाहते हैं कि जिस क्योंकि गुस्सा इसलिए है शैलेंद्र, क्योंकि ये आंसू इंसाफ मांग रहे हैं। ये आंसू उन बेगुनाहों के हैं जो किसी इलविल या किसी ऐसे मकसद के साथ नहीं, बल्कि घूमने के लिए गए थे। और जिस तरह से पत्नी जो है वो पूरी आप बीती जो वहां पर हुआ था, क्योंकि वो चश्मदीद थी, प्रत्यक्षदर्शी थी, वो बता रही कि किस तरह हमले के दौरान घुड़सवारी कर रहे थे शुभम, उनसे नाम पूछा, धर्म पूछा, और फिर पॉइंट ब्लैंक पर उन्हें गोली मार दी गई। जी बिल्कुल, उनकी पत्नी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि किस तरह से पहचान कर, नाम पूछकर शुभम को गोली मारी गई। हम जानते हैं कि फरवरी में ही शुभम की शादी हुई थी और उसका परिवार वो जम्मू कश्मीर पहलगाम घूमने गए थे। और यहाँ पर जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जब सरकार ने सुनिश्चित किया कि वहाँ पर हम जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में काफी पर्यटन बढ़ा और जिस तरह से माहौल बेहतर हुआ,
तो उस हताशा में आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आतंकवादी हताश हैं कि इतना एक तरह से बेहतर माहौल बना था और लोग जम्मू कश्मीर जा रहे थे पर्यटन के लिए, बड़ी संख्या में जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। तो इस तरह की हताशा भरी कार्रवाई आतंकवादियों की तरफ से की गई है। लोग गमजदा तो हैं, साथ ही साथ गुस्से में भी हैं और पाकिस्तान में जो उनके बैठे आका हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी इसमें एक तरह से क्योंकि शैलेंद्र ये समझना होगा, वो तो मोहरे हैं। आपको अगर आका को खत्म करना है तो मोहरों की पहचान हो चुकी है और आकाओं तक एक सख्त संदेश जाना है। जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, गम है, गुस्सा है, रोष है, आक्रोश है, भावनाएं हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर कमजोर ना समझे भारत को कोई, ये बहुत बड़ी बात है। पहले भी घर में घुसकर मारा था और अब भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा, क्योंकि हम ये सब चीजें नेशनल टेलीविजन पर बोल नहीं सकते। सरकार कहीं ना कहीं इस पर कड़ा एक्शन प्लान तैयार कर रही होगी और आप देखिए कि किस तरह से उनकी पत्नी सारी आप बीती मुख्यमंत्री के सामने रख रही है। मुख्यमंत्री बहुत गहन चिंतन और मंथन के साथ एक एक पॉइंट दर पॉइंट, कड़ी दर कड़ी उनको समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। बिल्कुल, और हम जानते हैं कि जब ये घटना घटी उसके बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्र के तमाम बड़े नेता हो, वो इस परिवार के संपर्क में रहे और अपने परिवार के लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सेना ने उनकी बहुत मदद की और ढांढस बंधाया तमाम बड़े नेताओं ने, और जो जिस तरह से एक आश्वासन दिया गया है। और आज हम देखे रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर न केवल शुभम द्विवेदी के परिवार के लोग बल्कि जो आसपास के लोग यहाँ पर आए हुए हैं शुभम को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी यही मांग है कि सख्त से सख्त संदेश दिया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हम जानते हैं कि जैसे ही ये आतंकी घटना घटी थी, गृह मंत्री अमित शाह घटना जम्मू कश्मीर रवाना हुए थे, वहां पर उच्च स्तरीय बैठक की थी, घटनास्थल पर भी गए थे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी, दिल्ली आकर सीसीएस में ब्रीफिंग भी दी। उसके बाद जो हमारी सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसने तमाम कूटनीतिक कदम भी उठाए। किस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान के लोगों का वीजा फिलहाल नहीं देने का फैसला किया गया, वापस जाने का फैसला किया गया। आप क्योंकि वहां पर मौजूद है, हम तो यहाँ तस्वीरें सिर्फ टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। ये जो सिसकी है ना, ये जाया बेजा नहीं जाएगी, क्योंकि इन सिसकियों का जवाब इसलिए देना होगा क्योंकि जिन माओ के लाल किसी ने खून की होली खेली, कहीं के घर के चिराग बुझ गए। और ये खून की होली जो खेली गई है, इसका जवाब जिस तरह से दिया जाएगा, जहां आप देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ उनके कई जो नेता हैं वो मौजूद हैं। और ये आप बीती सुनना, देश को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गलती कुछ नहीं थी। वहां लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और दहशतगर्दों ने रक्त रंजित जिस तरह से दहशत, खौफ, क्योंकि मकसद वही था शैलेंद्र, खौफ फैलाना, लेकिन ये खौफ इतना बड़ा नहीं है और उस खौफ के आगे ये जो जज्बा है वो बहुत मायने रखता है। अगर हम समझे तो हमने कश्मीर में भी देखा और यहाँ पर भी जैसे आप बता रहे हैं कि जिन लोगों ने अपनों को खोया, उसके अलावा भी वहाँ लोग पहुँचे हैं अपनी सांत्वना के साथ, भले ही हो, लेकिन ये दिखाने, सॉलिडारिटी दिखाने कि साथ रहकर किस तरह से इससे निपटा जाएगा। बिल्कुल, हम देख रहे हैं यहाँ पर उनके परिवारजनों को ढांढस बनाने न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, बल्कि पूरा एक तरह से देखें तो कस्बा यहाँ का कानपुर शहर के निकट ये रघुवीर नगर है, वो उमड़ पड़ा है और सभी लोग परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। और इसीलिए हम नारेबाजी भी देख रहे हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग करते हुए नारेबाजी, यहाँ पर तमाम जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने तमाम वो व्यवस्थाएं की जिसकी वजह से हमने देखा कि देश आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर में पर्यटन खूब हुआ, लोग बड़ी संख्या में गए, लेकिन ये हताशा दिखाता है उन आतंकियों की कि जो शायद इस बात से निराश थे, इसलिए निराशा में ये कार्रवाई की है। और इसीलिए पाकिस्तान में उनके जो आका बैठे हैं उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। पाकिस्तान क्योंकि शैलेंद्र हमने देखा है, क्योंकि शैलेंद्र आप भी कई सालों से हम कश्मीर को लेकर रिपोर्टिंग जब आप लोगों की देखते हैं, हमने देखा है कि हुर्रियत डिफंक हो चुका, डिफंक है हुर्रियत। और जिन आकाओं की दुकानें बंद थी तो उनको इस आर्थिक प्रगति से दिक्कत थी और ये प्रगति की दिक्कत कहीं ना कहीं उनकी हताशा, उनकी बौखलाहट दर्शाती है। और लेकिन ये बौखलाहट जो है वो कश्मीरियत और साथ ही साथ इंसानियत और मानवता को भले ही कितनी भी चोट पहुंचाए, लेकिन कल जिस तरह से कश्मीर में बंद का आह्वान किया गया, ये इस बात का परिचायक है कि आप
अगर इंसानियत को शर्मसार करेंगे, हम मानवता की लौ जलाएंगे और हम इसको कंडेम करते हैं, भर्त्सना करते हैं इसकी। इंटरनेशनल फोरम्स पर भी आप देखिए भारत को तगड़ा सपोर्ट मिलता हुआ। बिल्कुल, आप देखिए अमेरिका हो, फ्रांस हो या रूस हो, सभी देशों से भारत को समर्थन मिला है। सभी ने एक तरह से एक सुर में भारत के साथ खड़े होने की बात कही है। और हम जानते हैं कि दुनिया में जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं आतंकवाद को लेकर, भारत उसका मुखर तौर पर विरोध करता रहा है और अगुवाई करने की बात करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने देखा है कि तमाम ऐसे कदम उठाए गए हैं। अगर आप बीते वर्षों में आंकड़े देखें तो उल्लेखनीय कमी आई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ना के बराबर हुआ है और यही वजह है कि शायद ये हताशा है। आतंकियों को लगता है या उनके सरगनाओं को जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद तकरीबन खत्म हो गया था और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हताशा भरे कार्रवाई करने की एक हिमाकत उन्होंने की है जिससे ये संदेश दिया जा सके जो उनके स्लीपर सेल है कि अभी पूरी तरह से वो हताश नहीं हुए, पूरी तरह से वो खत्म नहीं हुए। तो ये कई बार होता है कि जब आतंकवाद अपनी अंतिम सांस से गिर रहा होता है तब ये कोशिश होती है रिटेलिएट करने की, एक संदेश देने की। वही एक हताशा भरा कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो उनके आका बैठे हैं, जो सरगना बैठे हैं, जो संचालित कर रहे हैं, जो ये जानते हैं कि अब जो आर्थिक नेटवर्क है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक समर्थन की बात जो पहले बीते दशकों में दिखती थी वो भी अब खत्म सी हो चली है। तो ऐसे में उनके हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं शैलेंद्र, आप तो वहां पर मौजूद है कि मुख्यमंत्री जो है वो लगातार एक टू वे कम्युनिकेशन है, ये मोनोलॉग नहीं है, वो टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और ये जो इस तरह से हाथ दिखाकर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आश्वासन है। आप देखिए कि उनके एक परिजन ने बहुत भावपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ा, मुख्यमंत्री साहब ने उनके हाथ को पकड़कर ये आश्वासन दिया कि यहाँ हाथ जोड़ने की बात नहीं, ये आश्वासन बहुत बड़ा होता है शैलेंद्र, ये बहुत बड़ा आश्वासन है क्योंकि जिस बर्बरता से आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, मासूम लोगों की हत्या की, और ये जो आंसू हैं ये आंसू जाया नहीं जाने चाहिए। मुख्यमंत्री का आना यहाँ पर ये बताता है। मुझे आपसे ये भी जानना है कि क्या किसी तरह की अनुग्रह राशि देने की मांग देने की बात जो यूपी का राज्य प्रशासन है उसके द्वारा की गई है? देखिए, हम जानते हैं कि शहीद का दर्जा दिए जाने की बात कही गई है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुद यहाँ पर पहुंचना निश्चित तौर पर ये दिखाता है। और बाकी जो प्रक्रियाएं होती हैं अनुग्रह राशि की या फिर परिवार को मदद देने की, हम जानते हैं कि पहले ये बात कही गई है कि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार परिवार के साथ खड़ी रहेगी। और हम जानते हैं कि हमारी ये संस्कृति है, भारतीय संस्कृति ये दिखाती है कि न केवल खुशी में बल्कि गम में भी पूरा परिवार, पूरा देश साथ खड़ा होता है, पूरा प्रदेश साथ खड़ा होता है। अब देख रहे हैं पूरे कानपुर शहर के तमाम लोग, प्रतिष्ठित लोग, आम लोग यहाँ पर आए हुए हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए कि वो अकेला न समझे, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। तो ये दिखाता है कि हमारी संस्कृति है कि जब हम किसी परिवार का चिराग बुझता है तब उस परिवार के साथ खड़े होते हैं। तो निश्चित तौर पर लेकिन साथ ही साथ हम वो गुस्सा भी देख रहे हैं इस वक्त। इसमें एक बहुत बड़ी चीज ये है क्योंकि शैलेंद्र, हम जानते हैं कि सुख में भले ही कोई आपके साथ ना हो लेकिन दुख का एक आश्वासन जो है वो आपको बहुत हिम्मत देता है, आपकी मनोस्थिति को मजबूत करता है, आप में आत्मविश्वास भरता है। और जिस तरह से सैलानियों पर ये हमला हुआ है, अब ये बदला लेना जरूरी है। और आप ये समझिए कि ये आश्वासन जब खुद मुख्यमंत्री दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन आंसुओं को अगर थमना भी होगा तो उनको ये समझ में आएगा कि सरकार उनके साथ है। और ये आश्वासन खास तौर पर ऐसी नाजुक घड़ी में, ऐसी भावुक घड़ी में अगर दिया जाता है तो ये समझना भी बेहद अहम है कि देश भी उस बेटे के साथ, उन तमाम, मैं तो कहूंगी 26 लोगों के साथ खड़ा है जो कहीं ना कहीं नेशनल हीरोज हैं क्योंकि उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था। और वो कहीं ना कहीं उनकी जो कुर्बानी है, ये कुर्बानी जो कह सकते हैं मां भारती के नाम हो गई, जहां उन्होंने अपने जान को न्यौछावर किया, ये जाया नहीं जाएगी और हमले के खिलाफ यह आक्रोश भी जाया नहीं जाएगा। बिल्कुल। और ये तस्वीरें बताती हैं जब उत्तर प्रदेश के मुखिया यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, परिवार को ढांढस बना रहे हैं। तस्वीरें बताती हैं, आप घर के बाहर देखें, चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा दिखा रहे हैं और परिवार के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं कि शुभम भले ही अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन परिवार के साथ पूरा
मोहल्ला, पूरा कस्बा, पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है और ये बहुत जरूरी है। ये हमारी एक संस्कृति भी है और वो यहाँ पर दिखाई देती है। इससे परिवार को ढांढस बनता है। हमने तमाम परिवार के सदस्यों से बात की, शुभम के चाचा से बात की, उनके पिता से बात की। उनका यही कहना था कि जो कुछ संभव हो सकता है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। क्या कुछ कदम उठाया जाना है वो केंद्र और राज्य सरकार बेहतर जानते होंगे, लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपना बेटा खोया है, इस तरह से किसी और परिवार को अपना बेटा ना खोना पड़े और जरूर सरकार इस बात की व्यवस्था बहुत करेगी। आपने अहम बात की। करेगी। मुझे उरी का वो स्ट्राइक याद आ रहा है कि जब उरी पर कायराना हमला किया गया था, उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसमें जिन रेजिमेंट्स के जो शहीद जवान थे, उन्हीं रेजिमेंट्स के जवानों को दोबारा एक्शन प्लान में इंक्लूड किया गया था। ये एक कहीं ना कहीं आपके खून में उस उबाल लाने की बात है और ये तस्वीरें उसी की परिचायक हैं। आप देखिए, देश का हर बच्चा, देश का हर जवान, मैं और आप तमाम, हम खाली अकेले नेशनल चैनल के हिसाब से दिखा रहे हैं, हर चैनल इस वक्त इस बात पर फोकस कर रहा है और ये दर्शाता है कि ये आतंकी घटना को भारत हल्के में नहीं लेगा, ना इसे आंका जाए। इसीलिए जिस तरह से हुक्का पानी बंद किया गया, हमने वीज़ा स्ट्राइक की है, हमने वाटर स्ट्राइक किया, लेकिन अब आगे किस तरह से, जैसे आपने कहा, फैसला लिया जाएगा, इस पर सभी की निगाहें होंगी। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर पहुंचे थे और ये तस्वीरें बता रही कि उन्होंने आप बीती सुनी। आप बीती सुनने के बाद एक आश्वासन दिया। ये आश्वासन, पक्का आश्वासन दिया गया कि सरकार इस दुखद घड़ी में, जब आपने अपने दिल के कलेजे के टुकड़े को खोया है, तो खाली आपने नहीं, पूरे देश ने शुभम को खोया। पूरे देश ने शुभम को खोया है। पूरे देश ने उन 26 लोगों को खोया है, जिन 26 लोगों ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि वो पहलगाम घूमने जाएंगे और अपनी जान से उन्हें हाथ सिर्फ इस वजह से खोना पड़ेगा क्योंकि वो एक विशेष धर्म से ताल्लुक रखते थे। मुख्यमंत्री साहब कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे थे, यहाँ उनके परिजनों से मुलाकात की, भावपूर्ण बातचीत रही और आप सुनिए मुख्यमंत्री। मित्रों, मित्रों 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहाँ का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगाम का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स
कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहाँ पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से
आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कानपुर पहुंचे शुभम द्विवेदी के घर, जहां उनके शोक संतप्त परिवारों का उन्होंने हाल जाना, उन्हें आश्वासन दिया। जो बड़ी बातें उन्होंने कही, एक बार फिर आपको बताएं, जो दो टूक है कि आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और जिस तरह का कायरानापूर्ण दहशत फैलाने की कोशिश पहलगाम में की गई, ये ताबूत का वो आखिरी कील है और ये वो आखिरी कील है जो आतंक की जड़ों को उखाड़ फेंकने के साथ साथ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका जिक्र मुख्यमंत्री साहब ने किया। उन्होंने कहा कि ये किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है जिस बर्बरता से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, निहत्थे और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं था। और शुभम, जिस तरह से मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि जो आश्वासन दिया गया है कि राज्य और केंद्र सरकार शुभम के परिवार के साथ खड़ी है और जो अहम चीज़ें हैं उन तक मुहैया कराई जाएंगी। और सीएम साहब ने शुभम को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता बहुत अहम है, सर्वोपरि है। और जिन नम आंखों से भले ही विदाई दी जा रही हो शुभम को, ये नम आंखें आक्रोशित और रोषित हैं और इन्हीं आक्रोश और रोष के बल पर जिस तरह का इलाज आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए किया जाएगा, ये एक कड़ा संदेश उन्होंने दो टूक इस मंच के माध्यम से दिया। और ये भी कहा कि बिल्कुल आतंकी इस संदेह में ना रहे, इस मुगलफत में ना रहे कि जो हरकत उन्होंने की है इसकी मुखालफत हर जगह की जा रही है, हर एक लेवल पर है। आप देखिए इंटरनेशनल सपोर्ट है, भारत ने जिस तरह से कूटनीतिक स्ट्राइक की है और अब अंतिम सांसें लेता हुआ आतंक का ये राक्षस, इसका मरना अब तय है। और वहीं पहलगाम का आतंकी जो हमला है कितने ही परिवारों को हमेशा के लिए वीरान कर गया। एक ऐसा ही परिवार है, उसका जिक्र करना भी इस खास शो में ज़रूरी है। वो है पुणे के संतोष एकनाथ जगदाले का। वो पिता और बेटी सहित परिवार के सदस्यों को लेकर जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। समूह में 5 लोग थे। मंगलवार को आतंकियों ने हमला बोलने के बाद 54 वर्षीय जगदाले को घेरा। उनसे क्या कहा? उनसे इस्लामी आयत सुनाने के लिए कहा, कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब वो आयत नहीं सुना सके तो आतंकियों ने उनकी 26 वर्षीय बेटी के सामने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। आप मंजर सोचिए कितना भयावह, मार्मिक रहा होगा उस वक्त। उनकी बेटी उस दहशत से परिपूर्ण मंजर से अभी निकल भी नहीं पाई थी और शायद कभी जो ये काली यादें हैं ये उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि उनके सामने उनके पिता को मार दिया गया। परिवार के बाकी सदस्य भी जो है वो टूटे हुए हैं, क्योंकि घर की खुशियां उजड़ गई। आसपास का जो पूरा माहौल है, जो घर है, वहां पर मातम पसरा हुआ है।
बेटी आएगी तब पता चलेगा सब, क्योंकि क्या है ना, कोई क्या बोलता है तो ऐसे सुनकर हम उसको तकलीफ नहीं देना चाहते, क्योंकि वो भी छोटी है, उसने सामने से अपने पापा का देखा हुआ है, तो हम उसको ज़्यादा नहीं पूछ पाते। बड़ा ग्रुप था वो, अभी मैं इतना एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी। तो पहलगाम के आतंकी हमले को क्रूर और कायराना बताया योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में चौतरफा इसकी निंदा हो रही है और किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की घटिया जघन्य कृत्य की कोई जगह है ही नहीं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी रहेगा जारी हमारा एक खास कार्यक्रम। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। तो जिस तरह से हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दिवंगत शुभम द्विवेदी है उनके घर गए, एक चीज़ आपको बता दूं फिर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि CCS की जो बैठक हुई है वहाँ अहम कड़े निर्णय लिए गए हैं और आगे भी ये जो निर्णय हैं इन पर जब जिस तरह से आगे रूपरेखा तैयार की जाएगी, खास तौर पर सिक्योरिटी के लिहाज से वो बहुत अहम होगी। वहीं पहलगाम के आतंकी हमले में उजड़ने वाला एक और परिवार है प्रशांत कुमार सतपथी का। वो ओडिशा में बालासोर के निवासी थे। कुछ दिन पहले अपनी पत्नी और 8 वर्षीय बेटे के साथ जम्मू कश्मीर गए। इरादा नेक था, इरादा था परिवार के साथ हल्के फुल्के लम्हे बिताने का, लेकिन आतंक ने इस परिवार की खुशियों को बर्बाद कर दिया। महीनों तक पैसे बचाकर जिस यात्रा पर वो निकले, आप समझिए कि वो वहाँ से जीवित लौट ही नहीं पाए। उत्साह और उल्लास का ये माहौल जो था वो ख़त्म हो गया। परिवार को आतंक की बुरी और काली नज़र लगी। प्रशांत कुमार आतंकी दरिंदों के हाथ चढ़े, उन्हीं के हाथों मारे गए। अब उनका मासूम बेटा और उनकी पत्नी उन्हें खोकर वापस है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपका दिल कहीं ना कहीं चीर कर रख देंगी। दिल के चाक ऐसे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं संभालना मुश्किल हो जाएगा कि आपके सामने ही अगर आपके अपनों को गोली मार दी जाए और आपको जिंदा छोड़ दिया जाए, उस आतंकी वहशियत को अपने दिमाग में कैद करने के लिए सालों तक। और 3-3:30 बजे फोन आया, मेरे मम्मी को फोन आया, मेरा जो छोटा भाई का बेबी है उनको फोन किया, तुम्हारा बेटे को गोली मार दी। वो बोले थे मैं तुम्हारे भाई को जिंदा नहीं ले सका, यहाँ पे डेड बॉडी लेके जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि एक फ़ोन आए और आपसे कहा जाए कि जिससे जो आपसे जुड़ा है उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आप वजह पूछेंगे, वजह ऐसी होगी जहां आतंक के दूत जब धरती के स्वर्ग पर उतरे और उन्होंने चुन चुनकर किसको मारा, मानवता को, इंसानियत को शर्मसार किया। लेकिन देश झुकेगा नहीं, देश डरेगा नहीं। इस आक्रोश और रोष के बल पर जिस तरह से कड़े अहम फैसले लिए गए हैं और अभी बहुत से फैसले लिए जाने बाकी हैं, क्योंकि ये नया भारत है। ये वो पुराना भारत नहीं है जो आपके आगे हाथ जोड़ेगा। ये नया भारत है। ये घर में घुसकर मारने की कुव्वत और मादा रखता है। आपने जिस तरह से अभी सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दो टूक आतंकवाद को लेकर कि इस बर्बरता का कोई स्थान सभ्य समाज में बिल्कुल नहीं है। और अगर आतंकी आका कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत देर के लिए खुश है, तो यह खुशी जो है वो पल भर की है, क्योंकि किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी की जान लेना अगर मजाक समझा जा रहा है आतंकियों द्वारा, तो इसका कड़ा से कड़ा जवाब दिया जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ पंच में ही सहयोगी कृतिका के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।